लाउंज में इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद कड़ा सन्नाटा था। आज की शाम शिराजी हाउस के मकीनों के लिए बड़े राज लेकर आई थी। मुजफ्फर साहब जैसे रोब और दबदबे वाले शख्स के बेटों के अंजाम ने चंद सातों में ही जैसे शाने झुका दिए थे उनके। इन बेटों के लिए क्या क्या न किया था उन्होंने। हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को मुंह से निकलने से पहले पूरा किया था। बेटों की मौजूदगी उनका सीना फ़ख्र से चौड़ा कर देती थी। ऐसा गरूर उनकी सोच में था कि बेटे तो वारिस होते हैं, जबकि आज उन्हीं बेटों ने उनका सर झुका दिया था। वही दुनिया जिसके सामने बड़े मगरूर बनकर फिरते थे, आज बेटों ने किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना छोड़ा था। औलाद नेक हो तो बाप दुनिया के सामने सीना तान कर चलता है, मगर जब औलाद आजमाइश या सज़ा बन जाए तो बाप लोगों के आगे सर उठाना तो क्या, आंखें मिलाने के काबिल भी नहीं रहता। ऐसी ही कुछ हालत मुजफ्फर साहब की हो रही थी, मगर वो मुजफ्फर शिराजी थे। उन्हें अपने घर का शिराजा बिखरने नहीं देना था। चाहे उसकी खातिर उन्हें अपने बेटों से कता ताल्लुक़ करना पड़ता तो वो गुरेज नहीं करेंगे। वैसे भी वो अब उन तीनों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक शिराजी हाउस में तो उन्हें घुसने नहीं देंगे। सख्ती से मुलाजमीन से उनका सामान बाहर फेंकने का हुक्म सादिर किया। बानो, क्या रात के खाने का इंतज़ाम नहीं होगा आज? दादा जान की भारी आवाज़ लाउंज में गूंजी थी, मगर इस आवाज़ में किस कदर ठहराव था ये कोई नहीं जानता था। वो सुर्खी माइल आंखों से दादी जान से मुखातिब थे, जबकि उनकी बात पर वहाँ मौजूद तमाम नफूस ने हैरान कुन तासुरात लिए मुजफ्फर साहब को देखा था। इतने सब के बाद बोले भी तो क्या बोले। जी। दादी जान ने नम आंखों से उन्हें देखा। उन्हें शुबा हुआ कि कहीं उनके सर के साईं बेटों के कारनामों पर अपना ज़हनी तवाज़ुन तो नहीं गंवा चुके, जबकि बाकी अफराद भी हवन्नक बने दादा जान को देख रहे थे। क्या वो भी तो माँ थी, कितनी दुआएं करती थीं कि उनके बेटे गलत कामों में ना पड़ें, मगर उनके बेटों ने खुद अपने आप को तबाह कर लिया था अपने हाथों से ही। बानो, हम सब खाना एक साथ खाएंगे, तुम इंतज़ाम करवाओ, मुजफ्फर साहब ने ताहुक्म अंदाज में कहा तो दादी जान पल्लू से आंखों में आए आंसू साफ करती, सर हिलाती, ताई और चची जान को इशारा करती लाउंज से निकल गईं, जबकि नौशीन साहिबा, मासूमा और हानिया भी बेतासुर चेहरा लिए लाउंज से निकल गईं। अब लाउंज में फ़कत मुजफ्फर साहब, काइम और बाजिल रह गए थे। तमाम अफराद के जाते ही मुजफ्फर साहब सोफे पर ढह गए थे। बिलाशुबा वो टूट गए थे। कहीं ना कहीं तो वो अपने बेटों के मकरू फितरत के खुद भी जिम्मेदार थे। औलाद तो खेती की मानीद होती है, जैसे बोगे वैसे ही काटोगे। बाजिल और काइम उनकी दिली कैफियत को समझते थे। वो दोनों ही दादा जान के पास सर झुकाए बैठे थे। मुजफ्फर साहब ने भीगी आंखों से अपने जवान पोतों को देखा, जो बिलाशुबा शायद ज़िंदगी में की गई किसी नेकी का समर थे। अपने बाप, ताया, चचा को बुरे कामों के नतीजे में अंजाम तक पहुंचाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। मगर मासूमा ने सच कहा था, खुदा हर फिरौन के लिए मूसा को ज़रूर भेजता है, और तारीख गवाह है मूसा ने फिरौन के घर में ही रहकर परवरिश पाई। उनके तीनों बेटे अपने ही तीनों बेटों के हाथों अंजाम पजीर हुए थे। उनकी पुरनाम आंखें उन दोनों पर ही जमी हुई थीं। अपने दादा को माफ़ कर दो बेटा, तुम दोनों की माँ के साथ जुल्म होते देखकर भी मैं खामोश रहा। तुम दोनों ने ही अपनी माँ बचपन में खो दी थी। यकीनन ये बहुत बड़ा जुल्म था तुम दोनों पर। मुजफ्फर साहब जब्त के मारे कपकपाते हाथ जोड़कर उन दोनों से बोले थे, जबकि वो रोब और दबदबे वाले मुजफ्फर शिराजी तो उन दोनों को कहीं से नहीं लग रहे थे। काइम ने लम्हे से पहले उनके जुड़े हाथों को अपने हाथों में ले लिया। दादा जान, ज्यादती तो थी, जाहिर है माँ का नेमुल बदल इस दुनिया में कोई नहीं, मगर हम दोनों तो हमेशा आपके साया शफकत तले रहे हैं। ज्यादती तो इस घर की बेटियों के साथ हुई है। क्या आपको नहीं लगता बेटियों का हक मार कर बेटों को दिया था, तभी इस आजमाइश से गुजरे हैं आप? काइम अपने मखसूस धीमे लहजे में ठहर ठहर कर बोल रहा था। मुजफ्फर साहब को पहले उसकी यही बातें कतई नापसंद थीं, और आज जैसे सोचों पर से पर्दे उठे थे तो उसकी बातें बजा लग रही थीं। बाजिल भी गैर मरई नुक्ते को तख्ता काइम को सुन रहा था। जिस घर में बहू बेटियों को कमतर समझा जाए, उनकी हक तलफी की जाए, तो उस घर में ऐसी ही आजमाइशें आती हैं। मगर बंदा फिर भी नहीं समझता। बहुत नाइंसाफियाँ हुई हैं दादा जान इस घर में बहू बेटियों के साथ, बहुत हक तलफी हुई है। आप जानते हैं दादा जान, बेटियों का पहला हक जो हम लोग अदा नहीं करते वो क्या है? काइम मुजफ्फर साहब के चेहरे को देखता हुआ बोल रहा था।
آخر میں اس نے ان سے سوال کیا تو خود بخود ان کا سر نفی میں ہلا تھا، جبکہ بازل بھی قائم کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں ابھی بھی غیر مرئی نقطے کی سمت تھیں۔ بیٹیوں کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کی پیدائش پر خوش ہوا جائے، مگر افسوس ہم بیٹیوں کا پہلا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے معاشرے کا کہ ہر کوئی بیٹا مانگتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہو جائے تو کئی لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ قائم دھیمی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ دادا جان کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کے دل میں ٹیسیں اٹھی تھیں۔ انہوں نے تو آج تک اپنی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ نہ رکھا تھا۔ نوشین صاحبہ کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ آج تو جیسے انہیں اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ قائم کی بات پر وہ کچھ کہہ بھی نہ پائے تھے، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بازل کی ماں کو گھر سے نکالتے دیکھ کر بھی وہ خاموش رہے تھے۔ قائم کی ماں کے ساتھ ان کے بیٹے نے اتنے ظلم کیے کہ وہ جلد ہی دنیا چھوڑ گئیں، مگر انہوں نے پھر بھی اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہا۔ شیریں اور صدف پر ہوتے ظلم و زیادتی پر بھی بیٹوں کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ شراب نوشی کرنا، رات رات بھر گھر نہ آنا، بیویوں کے ساتھ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ بازاری عورتوں سے تعلقات رکھتے تھے، پھر بھی وہ نظر انداز کرتے تھے اپنے بیٹوں کی یہ حرکتیں محض اس لیے کہ وہ مرد ہیں۔ اور گھر کی بیٹیوں پر کس قدر پابندیاں عائد کی تھیں انہوں نے۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ بیٹوں کو کھلی چھوٹ دے کر انہوں نے ہی خراب کیا تھا۔ بازل بیٹا، باسط کو منا لو، تم کسی طرح یہاں رہنے پر راضی کر لو، اس گھر پر اس کا بھی تو حق ہے۔ مظفر صاحب بازل کو دیکھتے دکھ بھرے انداز میں گویا ہوئے تھے۔ یہ بھی تو دکھ تھا انہیں کہ ان کے پوتے نے جانے اپنا بچپن کس طرح گزارا ہوگا۔ دادا جان، میں کئی بار اس پر زور دے چکا ہوں، مگر وہ دل سے راضی نہیں ہے۔ ابھی در حقیقت اس نے اپنی زندگی کا بہت حصہ اکیلے گزارا ہے۔ حکم تو ابھی بھی نہیں ٹالے گا میرا، مگر میں چاہتا ہوں وہ خود سے یہاں آنے کا فیصلہ کرے۔ آپ بے فکر رہیں، وہ اس گھر کا بیٹا ہے، یہیں آئے گا، مگر ابھی اسے کچھ وقت دیں۔ اسے محبتیں بہت جلد یہاں پر کھینچ لائیں گی انشاءاللہ۔ بازل اپنی داڑھی پر انگشت شہادت پھیرتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا۔ اس کے تفصیلی جواب پر دادا جان نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ باقی خواتین تو کچن کی جانب بڑھ گئی تھیں، مگر وہ دادی جان کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آ بیٹھی تھی۔ دادی جان مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ معصومہ انہیں بہت سمجھا رہی تھی اور وہ اس کی باتوں پر سر ہلاتی اب خاموش ہو گئی تھی، مگر دل کا درد کم نہیں ہو رہا تھا ان کے لیے۔ آج کا دن قیامت سے کم نہ تھا۔ معصومہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھام کر چند گھونٹ حلق میں اتارتی آنسوؤں سے تر چہرہ چادر کے پلو سے صاف کر چکی تھی معصومہ قائم کی بیوی کو کسی نے پانی پوچھا، ذرا دیکھو اپنے مسئلوں میں اس لڑکی کو تو بھول ہی گئے ہم۔ اپنے آنسوؤں پر بند باندھتی وہ یاد آنے پر پوچھنے لگیں، جبکہ ان کی بات پر معصومہ کو بھی شرمندگی ہوئی۔ واقعی وہ ان سارے بکھیڑوں میں قائم کی بیوی کو تو فراموش کر چکے تھے۔ جانے بیچاری کیا سوچتی ہوگی کہ سلام تک نہ کیا اور کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دادی جان، میں بھول گئی تھی، بہرحال آپ فکر نہ کریں، میں ابھی خود جا کر دیکھتی ہوں، جا کر بلکہ ایسا کرتی ہوں کھانا لگنے والا ہے تو یہیں لے آتی ہوں ان کو۔ معصومہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سر پر دوپٹہ درست کیا اور بولی، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، یہیں لے آؤ اس کو۔ دادی جان نے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی تو معصومہ نے انہیں گلے لگایا اور پھر جدا ہو کر ڈائننگ ہال سے نکل گئی، جبکہ پیچھے دادی جان کو اس کی اس حرکت نے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس کا رخ قائم کے کمرے کی جانب تھا۔ اب کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، ایک بار، دو بار، تیسری بار۔ دستک دینے پر بھی جب اجازت نہ ملی تو مجبوراً معصومہ کو دروازہ دھکیل کر اندر جانا پڑا۔ صد شکر کہ دروازہ لاکڈ نہ تھا، مگر کمرے میں داخل ہونے پر اسے کمرے میں کوئی زیرو نظر ہی نہ آیا۔ ایک پل کو اسے پریشانی نے آن گھیرا، مگر پھر نگاہ ٹیرس کی سمت گئی۔ وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر اس کے قدم ٹیرس کی جانب بڑھے۔ گلاس ڈور دھکیلتی معصومہ ٹیرس میں داخل ہوئی تو نظر سامنے ریلنگ پر ہاتھ جمائے اپنی سوچوں میں گم لڑکی پر پڑی۔ سرخ رنگ کے سادے سے جوڑے میں ملبوس ریشمی دوپٹہ شانے پر رکھے وہ لڑکی تقریباً 21-22 سال کی لگتی تھی۔ خوش شکل، دبلی پتلی سی، بالوں کا جوڑا بنائے وہ شیرازی ہاؤس کے وسیع اور خوبصورت لان کو رات کے اندھیرے میں مصنوعی روشنیوں کی مدد سے روشن ہوتا مبہوت سا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر گم تھی کہ معصومہ کو اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کرنا پڑا۔ وہ یکدم چونک سی گئی اور 2 قدم پیچھے ہو کر معصومہ کو دیکھنے لگی۔
जबकि मासूमा ने उसकी बौखलाहट को नज़रअंदाज करते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जवाबन वो लड़की मासूमा के शफाफ मुस्कुराते चेहरे को बगौर देखते हुए धीमी आवाज़ में बोली, मैं मासूमा शिराजी, काइम भाई की बहन। आपका क्या नाम है भाभी? वो मुस्कुराती आंखें उस पर जमाए पूछ रही थी। मासूमा को जाने क्यों वो जो एक उदासी थी हानिया के साथ अपने भाई का रिश्ता ना होने पर अब उस लड़की को काइम की बीवी के रूप में देखकर खत्म हो चुकी थी, बल्कि अब उदासी की जगह वो खुश अखलाकी का मुजाहिरा कर रही थी। जाने क्यों उसे पहली नज़र में ही सामने खड़ी लड़की पसंद आ गई थी। माहीन। माहीन ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया, जबकि मासूमा की दिलकश मुस्कुराहट पर माहीन के लब अपने आप मुस्कुराए थे। दूसरा, मासूमा के तारुफ पर उसे यकगोना सकून भी मिला था कि मासूमा उससे खुश अखलाकी से मिली थी, नहीं तो वो इतना घबरा रही थी। कैसे कैसे ख्याल उसके दिल में आ रहे थे। एक तो काइम का सर्द रवैया, इन 2 माह में एक बार भी उसने उसे देखने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, और फिर आज महज एक सरसरी सा एक नज़र ही देखा था। फिर सफ़र के दौरान भी कोई बात नहीं की थी। उसके रवैये पर किस कदर दिल बहर आया था उसका। और फिर घर पहुंचने पर किसी ने भी सलाम दुआ करने तक की जहमत ना की थी उससे, बस मुलाजमा से कहकर कमरे में बंद करवा दिया था। और फिर शाम से रात हो गई, वो यूं ही यहाँ बैठी थी। अब दिल घबरा रहा था तो टेरेस पर चली आई थी, मगर मासूमा के गर्म जोशी से मिलने पर उसे दिली सकून पहुंचा था। माफ़ कीजिएगा भाभी, हम आपका सही से इस्तकबाल भी ना कर सके। वो एक्चुअली घर में थोड़ा मसला हो गया था, लेकिन अब मैं आपको खाने के लिए बुलाने आई हूँ। चलें, दादी जान इंतज़ाम करवा रही हैं आपका, फिर बाकी सबसे भी मिलवाऊंगी आपको। मासूमा मुस्कुरा कर बोलती हुई माहीन का हाथ थाम कर दोस्ताना अंदाज में पहले कमरे में लेकर आई, फिर कमरे से बाहर जाने लगी। जब बौखलाई हुई माहीन के कदम रुक गए। जाने क्यों अजीब सा खौफ यहाँ उसे महसूस हो रहा था, जैसा उसने अपने माँ बाप से सुना था यहाँ के सख्त माहौल के मुतालिक। वो तो उसी वक्त परेशान हो गई थी। अब मासूमा उसे बाहर ले जा रही थी, मतलब वहाँ सब लोग मौजूद होंगे। ये सोच माहीन के हवासों पर सवार हो रही थी। बेशक वो बाहिम्मत लड़की थी, मगर अपने ससुराल में पहली बार किसी से मिलना, कोई भी लड़की उसकी जगह होती तो ऐसे ही घबरा जाती। अरे क्या हुआ भाभी? माहीन के वहीं ज़मीन पर जमे कदम देखकर मासूमा ने उसके घबराए घबराए परेशान चेहरे को देखा और फिक्रमंदी से पूछा, कुछ भी नहीं। अब वो मासूमा को कैसे बताती कि उसे सही मायनों में डर लग रहा था। जाने शिराजी हाउस के मकीन उसे किस तरह देखते हैं और क्या समझते हैं, क्योंकि वो तो खुद को आम सी लड़की समझती थी जिसने ख्वाबों ख्यालों में भी ऐसा महलनुमा घर ना देखा था, ना इतने अमीर कबीर खुश शक्ल मर्द को अपने हमसफ़र के तौर पर सोचा था। वो तो शुरू से यही सोचती आई थी कि काइम वक्त आने पर यह रिश्ता ख़त्म कर देगा, मगर ये तो उल्टा ही हो गया था। वो तो उसे अपने साथ बगैर कुछ कहे सुने ले आया था। आपको डर लग रहा है? मासूमा ने मुस्कुराकर माहीन के फक चेहरे को देखकर मासूमा अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो सबके सामने जाने से घबरा रही है। जवाबन माहीन का सर खुद ब खुद असबात में हिल गया। मासूमा ने उसके शाने पर पड़ा दुपट्टा उसके सर पर अच्छी तरह ओढ़ाया। आप डरे नहीं, वहाँ भैया होंगे और मैं भी तो आपके साथ हूँ, चले आ जाएं। मासूमा उसका हाथ फिर से थामे कमरे से निकली, जबकि माहीन उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती चली जा रही थी।